अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे रे। दोस्तों, आपने शोले फिल्म का ये मशहूर डायलॉग तो जरूर सुना होगा, लेकिन आने वाले समय में शायद आपको ये सुनने को मिले कि किसके साथ कितनी पार्टी थी। दरअसल क्योंकि 18 जुलाई 2023 भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख थी। ये आने वाले समय में भारत की राजनीति की दिशा तय कर सकती थी। इस दिन एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों ने बैठक की, तो दूसरी ओर भाजपा की अगुवाई में 38 दलों ने एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। तो चलिए आज के वीडियो में इसी बात का ही एनालिसिस करते हैं कि आखिर एनडीए और इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल है। क्या 2024 के चुनाव में इंडिया मोदी को हरा पाएगा? चलिए जानते हैं इन सारी बातों को विस्तार से। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बिल्कुल बच चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ विपक्ष जहां मोदी को अगले चुनाव में टक्कर देने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत कर रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों गठबंधनों में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं। बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया में कुल 26 दल शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, आरजेडी, जेएसएम, शरद पवार गुट की एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, समाजवादी पार्टी और जेडीयू के अलावा डीएमके, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जैसी पार्टियां शामिल हैं। वहीं अगर बात एनडीए गठबंधन की कर लें तो इसमें कई नई पार्टियां शामिल हुई हैं, जैसे चिराग पासवान की एलजेपी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर भी अब एनडीए का हिस्सा बन गई हैं। यहाँ दोस्तों, एनडीए की मीटिंग में कुल 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल और पवन कल्याण की जनसेना, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, एआईएडीएमके, एनपीपी, एनडीपीपी, असम गण परिषद, निषाद पार्टी जैसे दल इस गठबंधन में शामिल हैं। अब उनकी बात भी कर लेते हैं जो फिलहाल किसी के साथ नहीं है। ओडिशा की बीजू जनता दल, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर, यूपी की बसपा, पंजाब का अकाली दल, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि इसमें बीआरएस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी को अपना समर्थन दे चुकी हैं। इन दलों के पास लोकसभा में करीब 50 सांसद हैं। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये पार्टियां चुनाव के बाद अपने पत्ते खोल सकती हैं। जी हाँ, ऐसे में इनकी भूमिका किंग मेकर की हो सकती है। एनडीए और इंडिया में कौन ज्यादा पावरफुल? अगर लोकसभा की सीटों के अनुसार बात कर लें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं उनके पास लगभग 150 सांसद ही हैं। हालांकि आंकड़े देखा जाए तो पता चलता है कि विपक्षी दल की बैठक में शामिल हुई 50% से ज्यादा पार्टियों के लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि एनडीए की बैठक में शामिल 65% पार्टियों के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इंडिया में शामिल पार्टियों की लोकसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के पास 52 सीटें, तृणमूल कांग्रेस के पास 23 सीटें, डीएमके के पास 24 सीटें और जदयू के पास 16 सीटें हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के पास 6 सीटें हैं। इस गठबंधन में शामिल आरजेडी, पीडीपी, सीपीआईएम, एमएल, केएमडीके, आरएलडी जैसी पार्टियों के पास भी एक सीट नहीं है दोस्तों। वहीं अब एनडीए की बात कर लें तो इस खेमे में अभी कुल 332 सांसद हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के पास 301 सांसद हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास 13, पशुपति कुमार पारस की लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 सदस्य हैं, एनसीपी अजित गुट के पास 2, अपना दल के पास 2 सांसद हैं। तो दोस्तों 9 ऐसे दल हैं जिनके पास एक सांसद है, 24 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सांसद नहीं है। अब चलिए स्टेट वाइज देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा गठबंधन भारी पड़ सकता है। दरअसल लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में हैं। इनमें से 64 पर भाजपा, 9 पर बसपा, 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर अपना दल एएस और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट फिलहाल खाली है। यहाँ गठबंधन के हिसाब से और संसद में सदस्यों के हिसाब से भी भाजपा का पलड़ा ही भारी है। भाजपा ने यूपी की कई अलग अलग जातियों और क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है, जैसे हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए के साथ जुड़ी है। वहीं निषाद पार्टी और अपना दल जैसे छोटे छोटी पार्टियों के साथ भी बीजेपी का गठबंधन है, जो बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। इसके विपरीत विपक्ष यहाँ पर बिखरा हुआ है।
समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस जहां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहीं बसपा, एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ेंगे, जिससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है और एनडीए गठबंधन को फायदा भी हो सकता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भाजपा के 23 और शिवसेना के 18 सांसद चुने गए थे। यूपीए गठबंधन का हिस्सा रही एनसीपी के 4, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार चुना गया था। एआईएमआईएम का भी 1 सांसद चुना गया था। अब यहाँ एनसीपी और शिवसेना दोनों में ही फूट पड़ चुकी है। दोनों के ही 2 गुट बन चुके हैं, एक गुट एनडीए तो दूसरा इंडिया गठबंधन में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने दोस्तों, तो अभी की स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर कौन मजबूत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब से एनसीपी में फूट पड़ी है तब से एनडीए का गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। यहाँ पर 42 सीटें हैं। 2019 में इनमें से 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 18 पर भाजपा की जीत हुई थी। बंगाल में 4 बड़े दल हैं, इनमें टीएमसी, भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम है। अभी बंगाल के 3 दल एक साथ आ गए हैं, इसमें टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम है। इनके आने से विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन अभी सीट बंटवारे को लेकर जरूर तीनों के बीच विवाद हो सकता है। इसके उलट भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल उनके सामने पिछले बार का परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती भी है। ऐसे ही बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 39 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत मिली थी। जेडीयू भी तब एनडीए का हिस्सा थी। 17 सीटों पर अभी भाजपा का कब्जा है। जेडीयू के 16 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। 6 सीट पर एलजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। अभी यहाँ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन है। जी हाँ दोस्तों, वहीं भाजपा ने भी क्षेत्रीय और जातीय हिसाब से नया समीकरण बना लिया है। भाजपा ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ दिया है। इसका फायदा पार्टी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। हालांकि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन सही फॉर्मूला तैयार कर ले तो भाजपा गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में इन सभी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 में पासा पलट गया। जी हाँ, एनडीए के खाते से सभी सीटें डीएमके के पास चली गई थी। डीएमके अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा की यह नजर इस बार तमिलनाडु में काफी अधिक है। यही कारण है कि एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने अपने ठीक बगल में एआईएडीएमके के मुखिया पलानी स्वामी को बैठाया था। फोटो सेशन में भी पीएम मोदी के ठीक बगल में पलानी स्वामी ही बैठे थे। तमिलनाडु में पट्टली मक्कल काची यानी पीएमके और टीएमसी एम के साथ भी भाजपा ने गठबंधन किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां हर राज्य में 20 से ज्यादा सीटें हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई है। गुजरात में भाजपा तो मजबूत है। ओडिशा में भाजपा की लड़ाई बीजेडी से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। ये वो राज्य हैं दोस्तों जहां लोकसभा की 70% से ज्यादा सीटें हैं। दोस्तों, 26 विपक्षी दलों ने मिलकर गठबंधन का नया नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए कहां मुश्किलें आने वाली हैं, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल नए गठबंधन को लीडर के अलावा भी कई चीजों पर सहमति बनानी है, जैसे सीट शेयरिंग, कॉमन कैंडिडेट, विधानसभा चुनावों में आपसी तालमेल। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। इसमें शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। किसी एक के नाम पर सहमति बनाने में मुश्किल होगी। गठबंधन के लिए लीडर चुनने से भी ज्यादा मुश्किल है राज्यों में सरकार चला रही पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग करना। अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सरकार में है। रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में सरकार चला रही हैं, वहां सीटों का बंटवारा कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें दिल्ली, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली और पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की बहुमत वाली सरकार है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को माथापच्ची करनी पड़ सकती है। अभी 7 सीटें बीजेपी के ही पास हैं। वहीं पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 में से 8 सीटें मिली थीं। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिली थीं। यहां कांग्रेस 13 सीटों में से 6 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने के लिए जिद कर सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से उनका टकराव हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ अभी तक लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ती रही है। फिलहाल तीनों पार्टियां इंडिया में एक साथ तो आ चुकी हैं, लेकिन चुनाव में साथ आ पाएंगे कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। वहीं केरल में भी मामला कुछ इस तरह का ही है। यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के बीच टक्कर होती है। जी हाँ दोस्तों,
ऐसे में इस गठबंधन के बैनर तले दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए कई छोटी और बड़ी पार्टियों को एक साथ लाकर एनडीए गठबंधन को मजबूत कर रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी को कई राज्यों में नुकसान की संभावना है, इसलिए बीजेपी भी अब अपने गठबंधन को मजबूत बना रही है। तो दोस्तों, कुल मिला के एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपने अपने तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा गठबंधन बाजी मारने में सफल होता है। आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा, एनडीए या फिर इंडिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।